बहुत अच्छे। दूध बहुत था हाँ। पर खोए की भेंट चढ़ गया। अच्छा। संस्कार युवा पीढ़ी का मोए मोए की भेंट चढ़ गया। मैं डर रहा था यहां कविता पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे पहले वाला कवि तो बेचारा पोए की भेंट चढ़ गया है। पोए की। पोए पोए। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं वास्तव में बहुत डर रहा हूं। जो लोग पीछे खड़े हैं, ये जो गले में गमछा डाल रखा, आप भी आ जाओ इधर। समझ में नहीं आ रहा, मेरे को थोड़ा दूर का दिखता है, समझ नहीं आ रहा गले में गमछा है कि दीवार डाल रखी है। दीवार? हाँ, सांप की बुआ जी। 5-25 इधर फंसे हैं। आपको भी विशेष प्रणाम करता हूं, खेमराज जी, पाटीदार जी, गणेश परमार जी। हालांकि देखो, हम जिस प्रांगण में बैठे हैं, आइए, ये सबसे बिजी आदमी दुनिया के। ये अपने दोनों को हाथों को हिलाते हुए आकर के कैमरे के सामने इस प्रकार खड़े हुए हैं जिस प्रकार शतक मारने के पश्चात सचिन तेंदुलकर अपने गंतव्य स्थान पर जाकर खड़ा हुआ। इनके लिए जोरदार तालियां, शानदार प्रदर्शन। और कोई है खड़ा होने वाला? बहुत सारी बातें हुई यहाँ, हंसने राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे। बोले राहुल गांधी जी का जन्म हुआ तो फिल्म रिलीज हुई मेरा नाम जोकर। देखो, मैं राहुल गांधी पे कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। अच्छा। लोग बोलते हैं वो तो पप्पू है। अब दिक्कत ये है कि मेरा भी घर का नाम पप्पू। मैं टिप्पणी कर ही नहीं सकता। मैं तो इनको भी बोलता हूं कि तुम भी मत करा करो। बोले यार वो उल्टे सीधे स्टेटमेंट देता। मैंने कहा क्या स्टेटमेंट दिया? बोले उसने स्टेटमेंट दिया कि ऐसी मशीन बनाऊंगा। इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। तो मैंने कहा वो सही बोला। मैंने उस पर रिसर्च किया, क्योंकि मैं रिसर्च का कवि हूं। वो ऐसा कर सकता और इसलिए कर सकता है कि यह उसका आनुवंशिक गुण है, क्योंकि उसके पूर्वजों ने भी ऐसी मशीन बनाई थी कि इधर से खान डाला और उधर से गांधी निकाला। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत बारीक। अरे इतना टेंशन लेने वाला मामला ही नहीं है साहब। बहुत अच्छा। कुलदीप रंगीला आपके भी रिसर्च का कवि है। मेरे पास कोई बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं है ना, तो मैंने BA MS किया है, न MBBS किया है। मैंने केवल 10वीं पास किया है, वो भी ग्रेस के साथ। लेकिन हमारे बीच में एक भाई साहब आकर के इस प्रकार बैठे हैं जैसे प्रवचन देने के बाद में संत आसाराम बापू अपने गंतव्य स्थान पर बैठते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां, शानदार प्रदर्शन। इसी के साथ एक और भाई साहब अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए आकर के किसी की गोदी में ही बैठ रहे थे, मगर थोड़े से आगे सरक गए हैं और ऐसा लग रहा है पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा देने के बाद में अपने गंतव्य स्थान पर जाकर के बैठे। इनके लिए भी जोरदार तालियां, शानदार प्रदर्शन। मेरे को 12:20 पे खड़ा किया इन्होंने। बाकी आपकी कसम खा के बोलता हूं, ये मेरा कविता पढ़ने का समय नहीं है। अच्छा। ये मेरा पीपल पे उल्टा लटकने का समय है। फिर भी मैं आपके बीच में कविता पढ़ रहा हूं, आपको मेरा एहसान मानना चाहिए। क्या है साहब, आनंद की बात है, फोकट की बात ये करते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं। जो लोग पीछे खड़े उनसे एक छोटा सा निवेदन है कि 4 कदम आप आगे आ जाओगे तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। जब हमारे देश में एक महिला 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से नोएडा आ सकती है, तो क्या आप 4 कदम नहीं आ सकते हो? और आई तो आई, साथ में 4 विधायक साथ लाई, और एक इधर से गई तो 2 विधायक यहीं छोड़ गई। अब मेहनत हो नहीं रही है, बच्चे फोकट में ही बढ़ रहे हैं। अब मैं निवेदन कर देना, देखो ज्यादा अपन वीरस की बात करते नहीं, क्योंकि अपना चेची से ऐसा नहीं। कोई कारण क्या? वीरस के कवियों का काम थोड़ा सा अलग होता है। मंच पे आके ही एक बात शुरू करते हैं और बार बार रिपीट करते हैं, निवेदन कर देना चाहता हूं। डर जाए सामने वाले तो फिर थोड़ी देर बाद निवेदन कर देना चाहता हूं। अब उसको आदत ही वैसी पड़ जाए। अब वो चाय की दुकान पे चाय पीने भी जाए तो वह चाय वाले से यही बोले, निवेदन कर देना चाहता हूं, 1 कप चाय पीला।
पान की दुकान पे जाए तो वहां निवेदन करे, निवेदन कर देना चाहता हूं एक पान बना। और घर से भाभी जी ने फोन लगाया, खींच खींच कुछ 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 खींच खाच खींच खाच खींच, क्या कर रहे हो? निवेदन कर रहा हूं। बोले जल्दी से घर आ जाओ नहीं तो आवेदन कोई दूसरा ही कर जाएगा। तालियां कमजोर है आपकी। तो ये आवेदन और निवेदन का फर्क है साहब। पूरा देश राममय हो गया है। कल पुराना था, अब आपकी बड़ी तालियां मंच तक पहुंचे। हमें देश के बड़े कवि जानी बैरागी जी तक पहुंचना है साहब। 2 साल हमने कोरोना के झेले हैं। अगर हमारे सामने सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वो ये है कि हम एक दूसरे के सामने जिंदा बैठे हैं। बढ़िया बात है। और कोरोना काल में आपने यहाँ डॉक्टरों का सम्मान करा साहब, आपकी समिति को प्रणाम करता हूं। इसलिए प्रणाम करता हूं कि कोरोना काल में जो सेवाएं हमारी 2 लोगों ने की, एक तो हमारे देश की पुलिस और एक ये हमारे देश के डॉक्टर। मैं चाहता हूं कि इस मंच से उनके लिए सम्मान की तालियां पहुंचनी चाहिए। हम जब भी बाजार जाते थे, जब भी डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर हमसे पूछता था पहला डोज दाईं तरफ लगा है कि बाईं तरफ। लेकिन पुलिस वाले अभी तक टेटू लेके घूम रहा हूं। टेटू? हाँ। और सच बताऊं भाई साहब, राठी जी, मैं जिंदगी में कभी जो है ना, जब कोरोना था तो मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकला। मैं बड़ा धार्मिक व्यक्ति भी हूं लेकिन थोड़ा सा डरपोक भी हूं। मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकला, और निकला तो केवल मेरा पेट बाहर निकला, बाकी मैं घर से बाहर नहीं निकला। अच्छा है। लेकिन साहब ये मुस्कुराहट जिंदा रहे। कहीं कहा गया कोई बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति में कवि सम्मेलन थोड़े उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं साहब कि काम वो होता है जो कठिनाइयों में किया जाए। सफलता उस काम में मिलती है जो कठिनाई में किया जाए। मुझे 4 पंक्तियां याद आती है कि गजल तब सुनाओ जब गीत की उम्मीद कम हो, शत्रुता तब करो जब प्रीत की उम्मीद कम हो, और अगर चाहते हो दुनिया में खेल का असली मजा तो खेल वो खेलो जिसमें जीत की उम्मीद कम हो। खेल वो खेलो जिसमें जीत की उम्मीद कम हो। पोए पोए मतलब ये पोए है ना, अभी तक लोगों के पेट खराब करते थे लेकिन कवियों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ठीक है साहब, मैंने क्या कहा, अपन रिसर्च के कवि, लेकिन अपने को आदत है, अपने को किसी भी माहौल में खड़ा कर दो कोई फर्क अपने को नहीं पड़ता। और अपन तो क्या, मैं तो इतनी बार यहाँ सजवानी आ चुका हूँ। हमारे खेमराज जी, पाटीदार जी, गणेश परमार जी, इन्होंने इतनी बार मेरे को बुलाया कि मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे मैं रहता यहीं पे हूँ। आज की तारीख के लिए भाई साहब एक बात बताना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े कवि सम्मेलन के लिए मेरे पास फोन आया था दिल्ली से, और ये कहा था कि हमारे यहाँ पे आओगे, तुम्हें 52 देश अपने चैनल पे देखेगा। चैनल की शूटिंग थी। मैंने कहा नहीं, मुझे सजवानी जाना है, पाटीदार जी का आदेश है। बोले मत जाओ। मैंने कहा बिल्कुल जाऊंगा। बोले वहां क्या मिलेगा, चंद लोग तुम्हें सुनेंगे। मैंने कहा मुझे तुम्हारे चैनल की जरूरत नहीं है, और किस लिए नहीं, अगर आपकी बात आपका बेटा बोल दे तो बड़ी तालियां मंच तक पहुंचे। मैंने कहा कि तेरा शोर बहुत है लेकिन दबी मेरी आवाज नहीं है। अभी रोक के रखो कि तेरा शोर बहुत है लेकिन दबी मेरी आवाज नहीं है। तेरे जितनी किस्मत वाले माना कि हम आज नहीं हैं। अरे सूरज रोज सलामी देता होगा तेरी चौखट पे, पर मेरे हुनर का जुगनू तेरी महफिल का मोहताज नहीं है। मेरे हुनर का जुगनू तेरी। साहब हमारे लिए हमारा मालवा निमाड़ इससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता। इतनी मीठी बोली यहाँ की, क्या हो गया? पोहे बंद करवाना है, पोहे अभी बंद कर देना भाई। चलने दो, खाओ। मैं तो ये सोचता हूं कि भाई कवि सम्मेलन अगर होता है तो उसमें पोहे वितरित होने चाहिए, और ये इनको भी खिलाओगे, जबकि हेयर स्टाइल है इनकी। ऐसा लगता है जैसे बाल वास्तु शास्त्र के हिसाब से कटवाए हो। इधर किचन, इधर बेडरूम। बहुत अच्छे। सबकी अपनी अपनी पीड़ाएं होती है। आप ताली वाली बजाओ, और आप जो पोया खा रहे हो घर जाके बजा लेना। क्या कहें, उनसे थोड़ी बोल सकते। बाकी सारे मामले पीछे कविगण बात कर रहे हैं, जानी भैया बैठे हैं। और साहब मैं सच बात बताऊं कि माहौल देश का वो हो गया है, कल पुराना था अब नया हो गया है। कल पुराना था, जो पीछे लोग सॉल ओढ़ के बैठे हैं, मुझे तो दिखता भी नहीं बराबर के पीछे लोग बैठे हैं कि नील गायक बैठी है। लेकिन आपकी तालियां मंच तक पहुंचनी चाहिए कि कल पुराना था
अब नया हो गया है, कल पुराना था अब नया हो गया है। लोग कहते हैं कि क्या से क्या हो गया है, और पूरा देश धर्ममय हो गया दोस्तों। हर नगर हर गांव अयोध्या हो गया है, हर नगर हर गांव अयोध्या हो गया है, हर नगर हर गांव अयोध्या हो गया साहब, पूरा देश राममय हो गया। हालत ये हो गई भाई साहब, जब मैं घर से निकला कवि सम्मेलन के लिए, तो एक भाई साहब मेरे से टकरा गए। मैंने कहा तू कौन? बोला मैं सुलेमान। अच्छा। उसने मेरे से कहा, बोले तू कौन? तो अपन कविता वाला आदमी, अपन ने काफिया मिलाया। मैंने कहा तू सुलेमान, तो मैं हनुमान। बोला हनुमान? मैंने कहा बिल्कुल हनुमान। बोला हनुमान है तो सीना चीर के राम दिखा। अब अपन फंस गए। बहुत अच्छे। मैंने कहा देख भाई, अभी कवि सम्मेलन में जा रहा हूं, जब लौटूंगा तो तेरे को सीना चीर के राम दिखा दूंगा। बोला अभी दिखा। मैंने कहा ना तो मेरे पास कोई तलवार है, न चाकू है, न ब्लेड है, अभी तेरे को कैसे दिखाऊं? तो दौड़ के गया और नई की दुकान पे से एक उस्तरा लाके मेरा हाथ में पकड़ा दिया। बोले सीना चीर के राम दिखा। लेकिन साहब, भगवान श्री राम के नाम में इतनी बड़ी शक्ति होती कि अगर आदमी सच्चे मन से उनका स्मरण करे तो हर असंभव काम संभव हो जाता है। मैंने भी अपनी आंखें बंद करी, सच्चे मन से भगवान श्री राम का स्मरण किया और सीना चीर दिया। वो सुलेमान अरबिंदो हॉस्पिटल में भर्ती है, सीने में 18 टाके आए हैं, पुलिस मेरे को ढूंढ रही है, उसके बाद भी तुम ताली नहीं बजा रहे हो। भाई अपन तो ऐसे ही राम भक्त हैं, क्योंकि परिवर्तन हमारे देश में हो रहा है साहब। सबकी जुबानें चुप हो गई है, सबकी जुबानें चुप हो गई है, सब शांत होगा। नहीं तो 2 करोड़ के लोग जेएनयू के बाहर आते थे और कहते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कितने अफजल मारोगे अगर घर से अफजल निकलेगा, कहते थे। तो वीर रस के कवि शुरू हो गए कि उधर घर घर से अफजल निकलेगा तो इधर घर घर से महाराणा प्रताप निकलेगा। अरे ताली मत बजा, इतने छोटे से काम के लिए महाराणा प्रताप को खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। टेक्निक तो मेरे पास। क्या? अपने को क्या करना भाई साहब, सबसे पहले ये देखो कि ये अफजल रहता कहां है, उसके घर की फील्डिंग करो और उसका इंतजार करो। अब जैसे ही अफजल घर के बाहर निकले, अपने को उसको नहीं मारना, बिल्कुल नहीं मारना। अपन क्या करो कि अफजल के घर में घुस जाओ और अंदर से लगा लो सांकल। अब अफजल कहां, अपन कहां? अब अफजल के घर से जो निकलेगा वो अफजल थोड़ी होगा, गंगाराम होगा, सीताराम होगा, राधेश्याम होगा, काहे का अफजल होगा। क्या टेक्निक है यार। साहब हम अपने तरीके से अपना काम करते हैं। मंदिर बन गया भाव, हमारे लिए खुशी की बात है साहब, हर हृदय प्रसन्न हुआ है। हालत ये हो गई है, वरना 2 साल पहले ताजमहल के अंदर 2 संत जाने का प्रयास कर रहे थे और उन्हें सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उनके गले में भगवा रंग का एक दुपट्टा है। उस समय मैं कहता हूं कि हमारे संतों को ताजमहल में जाने से तुम रोक रहे, जिनके गले में भगवा रंग है उन्हें द्वार पर रोक रहे। हम राम भक्त हैं, अपने मन में राम राम बसाने वाले हैं। अरे हम कोई सोनू निगम नहीं जो सर मुंडवाने वाले हैं और बड़ी ताली की बड़ी कविता की बड़ी ताली देखना चाहता हूं कि हम कोई सोनू निगम नहीं जो सर मुंडवाने वाले हैं। अरे राम भक्त पत्थर पानी पे तेराते मजबूती में, अरे जाने कितने ताज मिलेंगे राम भक्त की जूती में, जाने कितने ताज मिलेंगे। कमाल है यार। जय जय सिया राम। सबके अपने भक्ति करने के तरीके होते हैं। ये तो 2 साल से तो ये हालत थी साहब कि कवि 2 साल पहले अगर आपको कवि सम्मेलन कराना तो आप कवियों को फोन लगाओ, खेच खेच खूच 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 खेच खाच खींच। अच्छा। और कवि बोलते थे 50,000 लूंगा, 1 लाख लूंगा, 2 लाख लूंगा। आप फोन लगाओ, कोरोना के बाद तो कवि मिलते ही नहीं है। नहीं, उनने काम धंधा पकड़ लिया। निम्बाइडा में एक कवि तो बेचारा 70 रुपए की सेव ला के 100 रुपए की बेच रहा है ढाबे ढाबे पे। अच्छा। ये हालत हो गई है कवियों की। बड़ी मुश्किल से कवि सम्मेलन हो ही नहीं रहा। राठी जी का फोन आया, बोले कुल्ली बेग कवि सम्मेलन फंसा कोरोना के बाद। मैंने कहा कहां पे? बोले राजस्थान में दानपुर जगह कवि सम्मेलन में गया, जबरदस्ती थोप दिया कवि सम्मेलन। आयोजक का नाम प्रेमनाथ तिवारी और कवि सम्मेलन इसलिए कि उनके यहां पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
और तिवारी जी ने थोड़ी सी लगा ली, मंच पे आके घोषणा कर दी कि कवियों को पेमेंट जब ही मिलेगा जब वो मेरे पुत्र पे 4-4 पंक्ति सुनाएंगे। अच्छा। अब कवि फिर फंस गए। अब देश की बात छोड़ो, धर्म की बात छोड़ो, ने वो तिवारी जी के पुत्र पे कविता पढ़ो। वो वीर रस के कवि का नंबर आया तो उसने वीर रस की कविता में तिवारी जी को फंसाया गजब। कि देखना ये सब का ही बाप बनेगा, तिवारी का बेटा तो प्रताप बनेगा, तिवारी का बेटा। पेमेंट खतरे में फंसा, हाँ, कवित्री को उठाया। अब कवित्री ने अपनी गजल में तिवारी जी को फंसाया गजब। कि देखना ये कोई उड़ती चील बनेगा, है, तिवारी का बेटा तो वकील बनेगा, तिवारी का बेटा। पेमेंट खतरे में। हाँ, लेकिन भाई साहब 8 कवियों के बाद में मेरा नंबर आया। मैंने कहा तिवारी जी आपका पुत्र डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, परंतु मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि आपका पुत्र क्या बनेगा, और उसको बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता। तो भाई साहब वो तिवारी जी टेंशन में, जो 4 पंक्ति तिवारी जी को सौंपी आप तक पहुंचाता आनंद लेना। स्वागत है। के घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा, एक बोला डॉक्टर, एक बोला इंजीनियर, एक कहने लगा अधिकारी बन जाएगा। तो मैं बोला ना डॉक्टर और ना ही इंजीनियर, ना कवि भारी ना पटवारी बन पाएगा। पापा जी तिवारी इसके, माता जी तिवारी इसकी, बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा, बड़ा होके यह भी बहुत अच्छे। हम अपने तरीके से अपना काम निकाल लेते हैं। कोई मालवा निमाड़ के लोगों की खासियत ही ये है। आप किसी से भी पूछ लो इस क्षेत्र में क्यों, कहां से आ रही है, यहीं से। यही से। कहां जा रही है, यहीं। यहां क्यों खड़ा है, यूं ही। मतलब उद्देश्य नहीं हमारे पास। ढंग से बजाओ तो अपन आगे बढ़े। बहुत अच्छे। कोई मैंने क्या कहा था, मैं ऑब्जर्वेशन का कवि, आपने तो बहुत छोटी टीम रखी कवि सम्मेलन की, वरना आजकल कवि सम्मेलन होते तो कवित्रियां 2 रखते हैं, एक अच्छा गाने वाली, एक अच्छी दिखने वाली। बहुत अच्छे। लेकिन मैंने ऑब्जर्वेशन करा कि ऐसा क्यों करते हैं। आपको क्या, जैसे घर में रसोई बनानी हो 100, 200, 500 लोगों की, तो आप किसी हलवाई को ठेका देना, तो हलवाई हमेशा अपने साथ 2 भाई लेके आता है, एक तो गोरी चिट्टी और एक बुरी गतकी। और वो जो बुरी गतकी है ना, वो पूड़ी भी बना लेगी, सब्जी भी बना लेगी, गुलाब जामुन भी कर लेगी, सब कर लेगी। लेकिन वो गोरी चिट्टी है, उसका एक ही काम, वो इतना सारा लहसुन का ढेर लगाएगी, वो लहसुन छीलेगी। आप 12 बजे जाओ तो लहसुन छीले, 3 बजे जाओ तो लहसुन छीले, यहां तक कि लोग खाना खा के घर चले जाएं उसके बाद भी जाओ तो बैठी बैठी लहसुन ही छीलती रहे। तो मैंने 2 साल तक रिसर्च किया और इस नतीजे पे पहुंचा कि इस गोरी चिट्टी बाई को बुला के हलवाई 500 रुपए किस बात के देता है। भाई साहब वो इस बात के देता है कि उस बाई को बिठा के रखो ना, तो मौसा जी और फूफा जी बार बार आके बोलते हैं कि चाय वाय लगे तो बता देना, बाकी कोई खास बात नहीं है। भाई बहुत अच्छे। हम आनंद में जीने वाले लोग सब बड़े प्रेम से, भले ही सुनने वाले कम हैं, हाँ। लेकिन हमें खुशी इस बात की कि सबके सब क्रीम है। और मैं तो बड़ा धार्मिक आदमी हूँ साहब, सच बताऊं, जब कुलदीप रंगीला ने 15 वर्ष पहले अपने कवि सम्मेलन की शुरुआत की थी, तो पहला कवि सम्मेलन अगर यहाँ पड़ा था तो आपकी इस माटी में पड़ा था, बड़वानी में। 15 वर्ष पहले की बात है। आज बड़े बड़े मंचों पर, बहुत अच्छे। बड़े बड़े मंचों पे बड़े बड़े लिफाफे मिलते हैं साहब, लेकिन 15 वर्ष पहले मुझे मात्र 51 रुपए का एक लिफाफा मिला था। और ये कुलदीप रंगीला आपकी कसम खा के बोलता है कि उस 51 रुपए की कीमत इन लिफाफों से बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो मेरे जीवन का पहला लिफाफा था। वाह वाह। और जिस समय वो लिफाफा मुझे प्राप्त हुआ, मैंने उसी समय संकल्प लिया, उसी समय कसम खाई कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, कवि सम्मेलन का पैसा मैं कभी स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि कवि सम्मेलन के पैसों से मैं 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और आज भी कवि सम्मेलन के पैसों से मैं 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करता हूं।
हालांकि वो 2 बच्चे मेरे खुद के ही हैं। भाई बहुत अच्छे, इस बात में ज्यादा बजनी थी ताली। इरादे मजबूत होना चाहिए आदमी के। हाँ, जिसके इरादे मजबूत है ना भाई साहब, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं होता। और मेरे इरादे तो बचपन से ही मजबूत। जब मैं 8वीं में पढ़ता था, मैडम आ गई। मैडम ने सारे बच्चों से पूछा कि आज क्लास नहीं लेंगे, आज हम ये पूछेंगे कि बच्चा बड़ा होकर कौन क्या बनना चाहता है। एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। एक खड़ा हुआ, बोले मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। मैडम ने मेरे से पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। मैंने कहा मैं बड़ा होकर पापा बनूंगा और अपने बच्चे का नाम घनश्याम रखूंगा। घनश्याम। हाँ हाँ, साहब, उस बात को 15 वर्ष हो गए। जिन्होंने संकल्प लिया था डॉक्टर बनने का, वो आज डॉक्टर नहीं है। हाँ, जिन्होंने कसम खाई थी इंजीनियर बनने की, वो इंजीनियर भी नहीं है। लेकिन 1996 में मेरी शादी हुई। बहुत अच्छे। और शादी को 3 साल हो गए, पर घनश्याम नहीं आया। आदमी के इरादे मजबूत होना चाहिए। मैंने 2000 में फिर एक शादी की, फिर 3 साल हो गए, घनश्याम नहीं आया। घनश्याम अभी भी नहीं आया। लेकिन भाई साहब, अगर इरादे मजबूत होना तो आदमी के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। मैंने 2006 में घनश्याम की मम्मी से ही शादी कर ली है। तालियां कमजोर आपकी। इरादे मजबूत होना चाहिए भाई साहब। इरादे मजबूत है तो आदमी के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। लेकिन घनश्याम की मम्मी के इरादे मेरे से ज्यादा मजबूत, वो घनश्याम को छोड़ के किसी और के साथ निकल ली। साहब, इरादे मजबूत हो तो कोई काम मुश्किल। बहुत अच्छे। ये क्या लसन वसन बुलवाए, ये दिक्कत इनकी है। साहब, बड़ा प्रेम से आप सुन रहे हैं। मैं कई बार आपके बीच में आया हूं और जितने लोग यहाँ हैं ना, काफी है हमारे लिए। क्योंकि साहब, हमारे आदरणीय राठी जी कहते हैं कि एक ताली भी कविता को सार्थक कर देती है। मैं कहना चाहता हूं कि जितने लोग बैठे हैं सब देशभक्त लोग हैं। और मैं तो यहाँ कविता पढ़ने नहीं, माँ के दर्शन करने आया था, माँ का आशीर्वाद लेने आया था। क्योंकि सच बताऊं कि किस्मत वाला वो है जिसको माँ का आशीर्वाद मिले। अरे किस्मत वाला वो है जिसको माँ का आशीर्वाद मिले। ये मत पूछो फिर क्या क्या यहां से जाने के बाद मिले। ये मत पूछो फिर क्या क्या यहां से जाने के बाद मिले। साहब, हम तो सौभाग्य, हमारा तो आना तभी सार्थक होगा जब हमने जाके मंदिर में दर्शन करे। वरना जितने लोग यहाँ बैठे ना, जितने भीड़ लोग बैठे, सब राष्ट्रभक्ति भीड़ है, सब सनातनी भीड़ है, सब धर्म प्रेमी लोग हैं। वरना 350 करोड़ में एक फिल्म बनती है जिसका नाम होता है लाल सिंह चड्ढा। 350 करोड़ में बनने वाली फिल्म भी इतने लोग नहीं जुटा पड़ पाती है जितने लोग यहाँ इस समय बैठे हैं। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वाह साहब, हालत ये हो गई है, इन फिल्मों ने हमारे संस्कृति का नाश करके रख दिया। यहाँ पे किसी ने बताया था कि कैसे कैसे गीत आ गए। साहब, पहले क्या गीत हुआ करते थे। अभी परसों के दिन में टेलीविजन में एक गीत देख रहा। एक महिला ने पिंजरे में एक तोते को रखा, उस तोते के सामने गाना गा रही, आज मैं जवान हो गई हूँ हो मिट्ठू मियाँ। तो पिंजरे में से तोता बोलता ये गीत होते थे। और आजकल के गीत, तेने मारी एंट्री यार, दिल में मची घंटी यार, टन टन टन। ऐसा लगता ही नहीं है गीत बज रहे हो, ऐसा लगता है जैसे घर के भांडे बर्तन उठा के बाहर फेंके जा रहे हो। ये हालत। पिछले वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत बोल ही समझ में नहीं आ रहा आदमी को, लेकिन आदमी पागल। इस साल का सर्वश्रेष्ठ गीत, एक गिलास माथे पर रख लो ना, डांस करो, किसी को शब्द पल्ले नहीं। पिछले साल का भी गीत, अगर आप में से एक भी व्यक्ति मेरे को उस गीत का अर्थ बता दे तो इन समस्त कवियों के सामने कुलदीप रंगीला घोषणा करता है कि आज का लिफाफा कुलदीप रंगीला उस व्यक्ति को देके जाएगा, उस कवि को देके जाएगा। या आप में से कोई अर्थ बताएगा तो उसको देके जाएगा। और गीत क्या था भाई साहब? पायर तुड़ा तिरवाड़ा जाके सीटी बोले गोले चौन, दिए बदन तत सुमन सुमन तुमरा बादाम पदन बादाम बादाम दादा काचा बादाम, बादाम बादाम दादा काचा पल्ले ही नहीं पड़ रहा साहब। पहले इतने अच्छे गीत होते थे कि गीतों के माध्यम से बात हो जाती थी। मेरे पड़ोस में एक शर्मा जी रहते हैं, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, शर्मा जी मदुरई चले गए। जब साल भर बाद लौटे तो देखा कि घर की दहलीज पे एक बच्चा खेल रहा। तो मेरे पास आया, बोले यार ये क्या तमाशा। मैंने कहा तमाशा क्या, गीत में पूछो। तो गीत में अपनी पत्नी से पूछ रहे कि बालक कैसा हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा
ये क्या हुआ, गए कैसे हुआ? कब हुआ, हाँ। कैसे हुआ। लेकिन भाभी जी का जवाब आप तक पहुंच जाए तो पीछे बैठे लोगों की भी तालियां मंच तक पहुंचे। भाभी जी ने भी गीत में ही जवाब दिया कि यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। ये थे साहब गीत। क्या गीत हुआ करते थे। आजकल के गीत, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी पूरी तरीके से बदनाम भी नहीं हो रही ने जब तक वो शीला जवान हो गई। ये हालत है साहब। क्या गीत हुआ करते थे। अपन तो बाथरूम सिंगर, मेरी आवाज इतनी सुरीली है नहीं जितनी इनकी है, क्योंकि इनके गले में साक्षात मां सरस्वती विराजमान है और मेरे गले में भेरू महाराज। बहुत अच्छे। तो इसलिए रोज स्नान करते करते अपन भी गाना गा लेते। मैं बाथरूम में स्नान करते करते गाना गा रहा, अंदर बाहर मेरी पत्नी झाड़ू लगा रही, झाड़ू लगाते लगाते उसने गीत में जवाब दिया। अब अंदर मैंने गाना कौन सा गाया, पानी में जले रे मेरा गोरा बदन, गोरा बदन हाय गोरा बदन। तो झाड़ू लगाते लगाते बाहर मेरी धर्म पत्नी शुरू हो गई, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना बहुत ले। अच्छे। ये हालत है साहब। कहां से चले थे कहां तक आ गए हम। जब दूल्हे राजा घोड़ी पे बैठ के जाते थे तोरण मारने तो गीत बजता था कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अभी हमारे यहाँ देवास में बारात निकल रही दीदी और बैंड वाला गीत बजा रहा, तुझे दूल्हा किसने बनाया रे भूतनी के। लेकिन साहब कुछ अच्छे गीत भी हमारी इंडस्ट्रीज ने दिए हैं। जब माताएं बहनें यहाँ बैठी, जब बेटी की विदाई होती, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बेटी की विदाई पे शायद उस गीत से अच्छा गीत आज तक नहीं बना। उस गीत को जब भी हम सुनते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती है। और वो गीत आप जानते हैं कौन सा गीत होता था बेटी की विदाई पे। वो गीत होता था कि बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार बहुत मिले। अच्छे। ये गीत होते थे साहब। और क्या हालत हो गई गीतों की। अभी हमारे यहाँ एक बेटी की विदाई हो रही बाबूजी, बाहर गाड़ी खड़ी, फूल चिपके उस पे गुलाब के, और विदाई के टाइम पे बैंड वाले ने गीत फंसाया, अरे देख 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 तू यहां वहां ना फेंक, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। इधर दुल्हन विदा ने उधर गीत चालू कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। बहुत अच्छे। ये हालत हो गई है साहब। हम कहां से चले थे कहां तक आ गए। हमने फिल्मों का बहिष्कार कर दिया, साउथ फिल्मों की तरफ चल पड़े कि पुष्पा राज में झुकेगा नहीं साला, और पूरी फिल्म में खुद झुक के ही चल रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं साहब, एक बड़ी टिप्पणी आप तक पहुंचा के अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं कि पुष्पा राज झुके न झुके, ये कुलदीप रंगीला झुकेगा। ये सत्य है कि झुकने वालों में हमारा नाम दर्ज नहीं होता है। ये सत्य है कि झुकने वालों में हमारा नाम दर्ज नहीं होता है। लेकिन झुकने से हमारे रिश्तों में मजबूती आती हो तो फिर हमें झुकने में कोई हर्ज नहीं होता है, फिर हमें झुकने में कोई हर्ज नहीं होता है। कुलदीप रंगीला झुकेगा साहब, बड़ी ताली से विदाई चाहता हूं। कुलदीप रंगीला झुकेगा, मगर उसके आगे झुकेगा जिसके मन में सच्चाई है, उसके आगे झुकेगा जिसने इस मिट्टी